इस क्लास में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो न्यू बिहार पुलिस का जो क्वेश्चन बैंक आया है इसी को जो है ना कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है। और इसके पहले एक वीडियो में जो है ना सारा इस बुक का रिव्यू बताया है कि इसमें किस प्रकार क्वेश्चन दिया गया है, कितना सेट है, किस प्रकार सॉल्यूशन है, कितना में जो है ना ये बुक मिल रहा है, इसका प्राइस कितना है, सारा कुछ जो है ना उसका टोटल रिव्यू इस बुक का जो है ना पहले वाले वीडियो में सारा कुछ करवा चुके हैं। तो अगर उस वीडियो को नहीं देखे सभी लोग जरूर देखिएगा, आपको जो है ना सारा कुछ इस बुक के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है। तो इस क्लास को जो है ना आप स्टार्ट करते हैं और ध्यानपूर्वक जो है ना पूरी क्वेश्चन को देखिएगा और अंत तक क्लास को जरूर देखिएगा, तभी जो है ना क्लास का आपका 100% फायदा मिलेगा। और एक बात बता देते हैं कि आपका जो है ना इसी चैनल पे जो है ना इस बुक का आपका पूरा डिटेल के साथ आपको सोल्यूशन करवाया जाएगा। देखिए सोल्यूशन तो बहुत जगह मिल जाएगा, लेकिन पता है आपको क्या मिलेगा, सिर्फ क्वेश्चन और आंसर मिलेगा। अगर आप चाहते हैं ना कि क्वेश्चन के साथ पूरा डिटेल के साथ सोल्यूशन क्लास मिले तो आपका इसी चैनल पे मिलेगा। तो आप सब लोग जो है ना इस क्लास को सपोर्ट कीजिए। जितने भी लोग बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे हैं उनके पास जो है ना इस वीडियो का लिंक जरूर पहुंचाइए, उनके पास क्लास का लिंक जरूर शेयर कीजिए। और जितने भी लोग क्लास को नए लोग देख रहे हैं ना इस चैनल पर, सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। क्योंकि आप देख लीजिएगा कोई भी क्लास आप देखिएगा यूट्यूब पर, बहुत सारे क्लास आपको मिलेगा इस बुक का, हो सकता है बहुत सारे मिलेगा, लेकिन देखिएगा उसमें जो है ना आपका क्वेश्चन विद आंसर बताया जाएगा, लेकिन डिटेल सोल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि आप इस बुक में अगर पहले वाले वीडियो में देखे होंगे तो आपको देख के पता चला होगा कि किस प्रकार जो है इस बुक में क्वेश्चन दिया गया और उसका सोल्यूशन दिया गया है। एक क्वेश्चन में जो सोल्यूशन है कम से कम आपको 20 क्वेश्चन मिलेगा। तो सोचिए कि जो है ना उसमें सोल्यूशन कराने में कितना समय लगेगा। तो जो समय देंगे ना तो उनको कम से कम उनका मतलब ये सपोर्ट किया कीजिए कि हाँ मेरे जो है ना मेरे लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, क्वेश्चन भी पूरा सोल्यूशन करवा रहे हैं। तो ये आप जो है ना ये बात याद रखिए। ठीक है। अगर आपको लगता है कि शॉर्टकट में हमें चाहिए तो बहुत सारा क्लास आप उसको देख सकते हैं, लेकिन आपको डिटेल के साथ सोल्यूशन चाहिए तो इस क्लास को जरूर देखिएगा। और जितना हो सके हर ग्रुप में जो है ना शेयर जरूर कीजिएगा इस लिंक को। ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए इसमें टोटल का बात करें, टोटल जो है 63 सेट जो है ना PYQ का है। ठीक है। तो आपको पता हुई होगा सारा, तो हम बता ही दिए, इसमें आपको बताना ही क्या है, डायरेक्ट हम क्लास स्टार्ट करते हैं। इस बुक के बारे में जो है ना कितना, अगर जितना भी बताए कम है, कितना इंपॉर्टेंट ये बुक है ना बिहार पुलिस के लिए आपको पता होगा। ठीक है। तो देखिए आज के इस क्लास में जो है ना बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा, देखिए जो एग्जाम हुआ था 7/8/2024 का पेपर 1 करेंगे। ठीक है। देखिए हल प्रश्न पत्र 1 से लेकर 26 पेज तक है। तो इसी को जो है ना आज के इस क्लास में देखने वाले हैं। ठीक है। तो ध्यान पूरी क्लास को देखिएगा। देखिए इसमें जो है ना 7/8 जो 2024 का जो एग्जाम हुआ था, देखिए पेपर 1 है, पेपर 2 है, पेपर 3 है और पेपर 4 है। ठीक है। और पेपर क्या है तो 5 है। तो जो पाँच तरह का जो पेपर करवाया गया था ना 7 तरह के एग्जाम में, जो 5 जो पेपर बना था उसको हर डिस्ट्रिक्ट में जो है ना करवाया गया था, अलग अलग वाइज करके करवाया गया था। तो इसी को जो है ना शुरू से देखने वाले हैं। ठीक है। बस क्लास को जो है ना जितना हो सके आप लोग सपोर्ट कीजिए, क्लास को लाइक कीजिए, हर ग्रुप में शेयर कीजिए। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिए। बाकी जो है ना सारा डिटेल तो हम उस वीडियो में बता ही दिए हैं, कैसे कैसे क्या है बुक के बारे में, क्या है नहीं है, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, कितना प्राइस है, सारा कुछ हम बता दिए। तो उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए बिहार पुलिस सिपाही नियुक्ति प्रारंभिक परीक्षा जो है ना हल प्रश्न पत्र है। देखिए परीक्षा कब हुआ था, 7/8/2024 को एग्जाम हुआ था। पेपर कितना है तो फर्स्ट है। ठीक है। स्मृति पे आधारित है और विज्ञापन संख्या कितना 1/2023 का है। रिक्त पदों की संख्या बोलेगा 23,391 का पेपर है। ठीक है। तो ध्यानपूर्वक क्लास को देखिएगा। ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का रहा है। देखिए थोड़ा सा धुंधला दिख रहा होगा, लेकिन हम बोलेंगे थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, बाकी आगे से जो है ना आपका PDF पूरा क्लीन मिलेगा। ठीक है। तो ये कह रहा है कि 1980 के दशक के प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक पहुंच बढ़ाने के लिए कौन सा यंत्र तैयार किया था, बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है 1980 के दशक के प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक पहुंच बढ़ाने के लिए कौन सा तंत्र का तैयार किया था, बताइए क्या होगा। तो 1 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जनहित याचिका किया था। कौन किया था, जनहित याचिका किया था। ठीक है। चलिए आगे देखिए इसका डिटेल कर रहा है कि 1980 के दशक के प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक पहुंच बढ़ाने के लिए जो है ना जनहित याचिका का क्या है तंत्र तैयार किया था। ठीक है। और 1980 के दशक में शुरू की गई जनहित याचिका मतलब PIL की व्यवस्था जो है ना सबको इंसाफ दिलाने के लिहाज से क्या था, महत्वपूर्ण कदम थी। ठीक है। क्योंकि अब गरीब लोग भी अदालत में जो है ना इंसाफ पाने के लिए जो है ना जा सकते हैं। ठीक है। याद रखिएगा। आगे देखिए कह रहा है कि जनहित याचिका PIL के तहत सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए मुकदमे का क्या है तो प्रावधान है। ठीक है। तो याद रखिएगा कि जनहित याचिका मतलब PIL के तहत सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए क्या है, मुकदमे का प्रावधान है। और नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि अन्य समान अदालती याचिकाओं से अलग इसमें यह आवश्यक है नहीं है कि पीड़ित पक्ष स्वयं क्या है अदालत में जाएं। ठीक है। आगे देखिए कह रहा है कि यदि मतलब कह रहा है यह किसी भी नागरिक या स्वयं न्यायालय द्वारा पीड़ितों के पक्ष में दायर किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है कि भारतीय न्यायिक पद्धति में जनहित याचिका उस समय पर लाया गया जब भारत के जो है ना मुख्य न्यायाधीश PN भगवती मतलब प्रफुल्ल चंद्र नटवरलाल भगवती थे। ठीक है। इनका पूरा नाम क्या था तो प्रफुल्ल चंद्र नटवरलाल भगवती थे। ठीक है। इनका शॉर्ट में नाम क्या है तो PN भगवती बोल सकते हैं। ठीक है। चलिए आगे देखिए। आगे करा नेक्स्ट पॉइंट करा कि भारत में जनहित याचिका की अवधारणा का बीज सर्वप्रथम जो है ना न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर द्वारा 1976 ईस्वी में मुंबई कामगार सभा बनाम अब्दुल भाई मामले में जो है ना बोया गया था। ठीक है। तो याद है कि क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में जनहित याचिका की अवधारणा जो है ना सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था और कब दिया गया था। तो सिंपल याद रखिएगा कि भारत में जनहित याचिका की अवधारणा का बीज जो है ना सर्वप्रथम न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर द्वारा 1976 ईस्वी में मुंबई कामगार सभा बनाम अब्दुल भाई मामले में जो है ना बोया गया था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है कि भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश PN भगवती को जो है ना जनहित याचिका का जनक कहा जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत के पूर्व मतलब यहाँ पे क्वेश्चन सिंपल पूछेगा कि जनहित याचिका का जनक जो है ना किसको कहा जाता है तो PN भगवती को कहा जाता है। ठीक है। जनहित याचिका का जो है जनक किसे कहा जाता है, PN भगवती को कहा जाता है।
ठीक है। ये क्या थे? तो भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है बताइए। यहाँ पे होता है, बताइए क्या होगा। कह रहा है किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है, बताइए। तो 2 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, संसद के पास होता है। किसके पास होता है? तो संसद के पास होता है, ठीक है। तो कह रहा है किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? तो संसद के पास होता है। आगे देखिए, कह रहा है कि भारत में राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा को सम्मिलित रूप से जो है ना संसद कहा जाता है, ठीक है। तो भारत में राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा को जो है ना सम्मिलित रूप को क्या बोलते हैं? तो संसद कहा जाता है। आगे कह रहा है कि लोकसभा संपूर्ण भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है और जबकि राज्यसभा राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों का जो है ना प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है। आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 जो है ना राज्यसभा मतलब उस उच्च सदन की जो है ना संरचना से क्या है? तो संबंधित है। और नेक्स्ट कह रहा है कि राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितना है? तो 250 हो सकती है, परंतु वर्तमान में जो यह संख्या कितनी है? 245 है, ठीक है। तो ये भी पॉइंट याद रखिए कि राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितना हो सकती है? तो 250 मतलब 250 हो सकती है, लेकिन वर्तमान में पूछेगा कि राज्यसभा की सीट कितना है? 245 है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट कहा है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के संबंध में विशेष ज्ञान रखने वाले 12 सदस्यों को जो है मनोनीत किया जाता है, ठीक है। तो राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा महिला, विज्ञान, कला और समाज सेवा के संबंध में विशेष ज्ञान रखने वाले 12 सदस्यों को जो है ना मनोनीत किया जाता है, ठीक है। और आगे कह रहा है कि वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सदस्यों की सीटों की संख्या क्या है? तो 31 है, याद रखिएगा, ठीक है। और क्या है? तो सर्वाधिक भी है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि वर्तमान समय में जो है ना उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सदस्यों की सीटों की संख्या क्या है? तो सर्वाधिक है। और कितना सीट है? तो 31 सीट है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है कि राज्यसभा क्या होता है? एक अस्थायी सदन होता है। राज्यसभा क्या होता है? एक अस्थायी सदन होता है और इसका विघटन कभी भी नहीं हो सकता है। तो क्वेश्चन ये जो है ना बहुत बार पूछा गया कि राज्यसभा का ऐसी सदन है, तो एक अस्थायी सदन, ये जो है ना कभी विघटन नहीं होता है, ठीक है, मतलब कभी भंग नहीं होता है। आगे करा राज्यसभा का जो है इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद क्या होता है? सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट करा है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्षों का होता है? 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता, राज्यसभा का सदस्य कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 6 वर्ष का होता है, ठीक है। और नेक्स्ट करा है कि लोकसभा मतलब निम्न सदन के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद कितना में? तो 81 में है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट करा है कि लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 550 हो सकती है। तो लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितना अधिकतम हो सकती है? तो 550 हो सकती है, ठीक है। और नेक्स्ट है लोकसभा राज्यसभा की तरह स्थायी सदन नहीं है, अर्थात इनका जो है ना इसका विघटन 5 वर्ष या इसके पहले भी हो सकता है। नेक्स्ट करा कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा लोकसभा की अवधि 5 वर्ष से बढ़ाकर जो है ना 6 वर्ष कर दी गई, ठीक है। तो याद रखिएगा कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा लोकसभा की अवधि जो है ना 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया, लेकिन पुनः जो है ना 44वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1978 के द्वारा इसको जो है ना 5 वर्ष कर दिया गया। तो ये क्वेश्चन पूछेगा ना कि किस संविधान संशोधन के द्वारा मतलब लोकसभा की अवधि जो है ना 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया, तो क्या हो जाएगा? 42वां संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। और फिर पुनः क्वेश्चन पूछेगा कि 5 वर्ष पुनः क्यों, मतलब किस संविधान संशोधन के द्वारा कर दिया गया? तो याद रखिए 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको पुनः जो है ना 5 वर्ष कर दिया गया, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है कि भारत में न्यायपालिका के जो है ना 3 स्तर पाए जाते हैं, जिसमें क्या है? सर्वोच्च स्थान पर क्या है? तो भारत का जो है उच्चतम न्यायालय होता है, ठीक है। तो याद रखिए कि कह रहा है कि भारत में न्यायपालिका के 3 स्तर पाए जाते हैं, जिसमें सर्वोच्च स्थान पर जो है ना भारत का क्या होता है? उच्चतम न्यायालय होता है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा स्थापित संघीय न्यायालय मतलब फेडरेशन कोर्ट का ही जो है ना प्रतिरूप है, और यह संघीय न्यायालय होने के साथ साथ अंतिम अपीलीय जो है ना न्यायालय भी है, ठीक है। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि मूल संविधान में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल न्यायाधीशों की संख्या बोलेगा कितना? तो 8 थी, ठीक है। तो मूल संविधान में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? तो 8 थी। और वर्तमान में यह संख्या जो है 33 प्लस जो है ना 1 हो गई, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसको वर्तमान में संख्या कितना होता है? 33 प्लस 1 मुख्य न्यायाधीश होते हैं और 33 जो है ना अन्य न्यायाधीश होते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि संसद को शक्ति प्राप्त है कि वह न्यायाधीश की संख्या में वृद्धि कर सकती है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है कि भारतीय संविधान के भाग 15 में At Kalyan Jewelers, get up to 50% off on making charges. और नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है कि भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद कितना है? 324 से 329 तक निर्वाचन से संबंधित उपबंधों का जो है ना उल्लेख किया गया है, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है कि भारतीय निर्वाचन के संबंध में मुख्यतः 2 प्रकार की जो है ना पद्धतियां अपनाई जाती है। पहला क्या है? तो फर्स्ट पार्ट द पोस्ट सिस्टम, और दूसरा क्या है? एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है कि फर्स्ट पार्ट द पोस्ट सिस्टम क्या है, इसके बारे में जानते हैं। फर्स्ट पार्ट द पोस्ट सिस्टम क्या है, इसके बारे में जानते हैं। तो कह रहा है कि भारत में जहाँ प्रत्यक्ष निर्वाचन मतलब डायरेक्ट इलेक्शन होता है, वहाँ लगभग हर जगह फर्स्ट पार्ट द पोस्ट सिस्टम अपनाई जाती है। जैसे क्या है? तो लोकसभा व राज्यों की विधानसभाओं की निर्वाचन प्रक्रिया में, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, ये क्या है? तो कह रहा है यह निर्वाचन प्रणाली राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, राज्य विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन में जो है ना अपनाई जाती है। क्या? तो एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई जाती है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय कार्यपालिका व्यवस्था के अंतर्गत उपराष्ट्रपति का पद जो है अमेरिका के संविधान से क्या है? तो प्रेरित है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि वरीयता क्रम में
वरीयता क्रम में उपराष्ट्रपति का पद जो है ना राष्ट्रपति के बाद क्या होता है, दूसरा सर्वोच्च पद होता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, करा कि वरीयता क्रम में उपराष्ट्रपति का पद राष्ट्रपति के बाद जो है दूसरा सर्वोच्च क्या होता है, तो पद होता है। सबसे फर्स्ट में कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, उसके बाद क्या होता है, उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट करा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद का क्या है, प्रावधान किया गया है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 63 में किया गया है। ठीक है, और नेक्स्ट अनुच्छेद 64 के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है, सभा मतलब पदेन सभापति होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे देखिए, इतना सारा जो है ना क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का डिटेल था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे कह रहा है कि वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष कौन रखवाता है, बताइए। वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष कौन रखवाता है, बताइए क्या होगा। तो 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति रखवाता है। कौन रखवाता है, राष्ट्रपति रखवाता है। ठीक है, और एक बार बता देते हैं आप लोग को सभी के लिए जो है ना, मतलब जो भी क्लास देख रहे हैं, जिनको भी पीडीएफ चाहिए सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है राहुल स्टडी ग्रुप के नाम से। ठीक है, उसमें 19,000+ मेंबर है, उसी को ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पे जो है जितनी भी क्लास आपका आएगा सारा जो है आपको पीडीएफ वहीं पे प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है राहुल स्टडी ग्रुप के नाम से। ठीक है, तो सभी लोग को टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, तो आगे देखिए कह रहा है ना कि वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष जो है ना कौन रखवाता है, राष्ट्रपति रखवाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए कह रहा है कि भारत में वार्षिक वित्तीय विवरण को राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि वार्षिक वित्तीय विवरण को जो है ना बजट भी कहा जाता है। ठीक है, तो वार्षिक वित्तीय विवरण को जो है ना बजट भी कहा जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि वार्षिक वित्तीय विवरण में भारत सरकार की अनुमानित आय और व्यय का विवरण होता है। ठीक है, और एवं यह दस्तावेज बजट प्रक्रिया का क्या है, हिस्सा होता है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद कितना में, 112 में है। तो वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो 112 में है। और नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है कि वित्त मंत्री के नेतृत्व में वित्त मंत्रालय द्वारा आम बजट जो है ना तैयार करवाया जाता है। ठीक है, तो वित्त मंत्री के नेतृत्व में वित्त मंत्रालय के द्वारा आम बजट तैयार करवाया जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे, आर.के. षणमुखम सेठी थे। ठीक है, जिन्होंने पहला बजट पेश किया था। तो क्वेश्चन पूछेगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे, तो आर.के. षणमुखम सेठी थे, जिन्होंने पहला बजट पेश किया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है अनुच्छेद 75 के 1 मतलब जो है ना राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान करता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान करता है किस अनुच्छेद में, तो 75 का 1 में है। ठीक है, और नेक्स्ट है सर्वाधिक लंबे समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है इंदिरा गांधी, एच.डी. देवगौड़ा और क्या है डॉक्टर मनमोहन सिंह राज्यसभा के सदस्य होते हुए क्या है, प्रधानमंत्री बने थे। तो याद रखिएगा कि इंदिरा गांधी, एच.डी. देवगौड़ा और डॉक्टर मनमोहन सिंह राज्यसभा के सदस्य होते हुए भी क्या है, प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, और नेक्स्ट है पी.वी. नरसिम्हा राव ऐसे प्रधानमंत्री थे जो पद ग्रहण के समय जो है किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि 3 प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, श्रीमती इंदिरा गांधी की मृत्यु जो है उनकी पदावधि के दौरान हो गई थी। तो क्वेश्चन पूछेगा कि कौन ऐसे प्रधानमंत्री थे, कितने थे जिनकी जो है ना मतलब पद पर रहते हुए उनकी मृत्यु जो है पदावधि के दौरान हो गया था। तो कौन कौन प्रधानमंत्री थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे और लाल बहादुर शास्त्री थे और श्रीमती इंदिरा गांधी थी। ठीक है, चलिए आगे देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र में और जो है ना राजीव गांधी सबसे कम उम्र में बढ़ने वाले जो है ना प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तो सबसे अधिक उम्र में बढ़ने वाले प्रधानमंत्री कौन थे, मोरारजी देसाई थे। सबसे कम बोलेगा तो क्या हो जाएगा, राजीव गांधी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन से, गणेश वासुदेव मावलंकर थे। और नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि सर्वाधिक लंबे समय तक लोकसभा अध्यक्ष के पद पर रहने वाले अध्यक्ष कौन थे, बलराम जाखड़ थे, जिनका कार्यकाल 9 वर्ष 329 दिनों तक मतलब 1980 से जो है 89 तक चला था। ठीक है, चलिए आगे देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है एवं भारत का जो है ना प्रथम नागरिक भी कहलाता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है एवं भारत का जो है ना प्रथम नागरिक भी कहलाता है। ठीक है, और नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। और नेक्स्ट है स्वतंत्रता के बाद जन्म लेने वाली भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, द्रौपदी मुर्मू है, वर्तमान में जो है ना राष्ट्रपति है। ठीक है, चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार में क्या शामिल है, बताइए। सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार में क्या शामिल है, बताइए। तो 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, संघ व राज्यों के बीच विवादों का क्या है, निपटारा शामिल है। ठीक है, चलिए आगे देखिए कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार में संघ व राज्यों के बीच तथा राज्यों के बीच विवादों का निपटारा क्या है, करवाना शामिल है। नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 में मौलिक क्षेत्राधिकार का जो है ना प्रावधान किया गया है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि किस अनुच्छेद में मौलिक क्षेत्राधिकार का जो है ना प्रावधान किया गया, तो क्या होगा, अनुच्छेद 131 होगा। ठीक है, और आगे करा इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय 3 प्रकार के मामलों की सुनवाई करता है जो इस प्रकार है। पहला क्या है, तो एक तरफ भारत सरकार तथा दूसरी तरफ जो है एक या एक से अधिक राज्य की सरकारें हो। ठीक है, और दूसरा क्या है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच उत्पन्न विवाद हो। और तीसरा क्या है, तो केंद्र और कोई राज्य या राज्यों का एक तरफ होना एवं एक या अधिक राज्यों क्या है, दूसरी तरफ होना। ठीक है, चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है आपराधिक मामले के बारे में बोल रहा है कि पहला पॉइंट कर रहा है यह ऐसी क्रियाओं से संबंधित है, आपराधिक मामले में बारे में कर रहा है कि यह ऐसी क्रियाओं से संबंधित है जिसे कानून में अपराध माना गया है, जैसे चोरी, हत्या, दहेज, उत्पीड़न आदि। ठीक है, और नेक्स्ट कर रहा है कि इसमें एफआईआर दर्ज कराने के बाद पुलिस जांच कर जो है अदालत में केस फाइल करती है। ठीक है, और नेक्स्ट है अपराधी के दोषी पाए जाने पर जेल या जुर्माना या दोनों जो है ना लगाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है दीवानी मामले क्या होता है, तो करा इसका संबंध व्यक्ति विशेष के अधिकारों के उल्लंघन से है। ठीक है, जैसे जमीन विवाद, वस्तुओं की खरीदारी, किराया और क्या है तलाक आदि। ठीक है, नेक्स्ट है प्रभावित पक्ष न्यायालय में एक याचिका क्या है, दायर करता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है कि सोबा रिगपा क्या है, बताइए। सोबा रिगपा क्या है, बताइए।
तो 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हिमालय की पारंपरिक दवा पद्धति है। तो सोबा रिगपा क्या है, तो हिमालय की पारंपरिक दवा पद्धति है। ठीक है, तो इसके बारे में कह रहा है कि सोबा रिगपा जो है ना हिमालय की पारंपरिक दवा पद्धति है, और सोबा रिगपा चिकित्सा की एक पारंपरिक पद्धति है जो भारत के हिमालय क्षेत्रों में जो है ना क्या है तो प्रचलित है। आगे कह रहा है यह चिकित्सा पद्धति तिब्बत से आई है और दुनिया भर में सबसे पुरानी चिकित्सा जो है ना परंपराओं में से क्या है तो एक है। नेक्स्ट कह रहा है कि सोबा रिगपा शब्द का अर्थ होता है उपचार का ज्ञान, और यह जो है ना भोटी भाषा से जो है ना लिया गया है। नेक्स्ट है सोबा रिगपा के ज़्यादातर सिद्धांत और अभ्यास आयुर्वेद के समान है, और सोबा रिगपा में इलाज के लिए शरीर का मन के विकास को जो है ना महत्व दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है सोबा रिगपा के अभ्यास को विनियमित करने के लिए धर्मशाला में तिब्बती चिकित्सा के लिए जो है ना केंद्रीय परिषद स्थापित है। और नेक्स्ट है सोबा रिगपा के संस्थानों के लिए मुख्य भारतीय केंद्र बोलेगा तो लद्दाख और क्या है तो धर्मशाला है। तो सोबा रिगपा के संस्थानों के लिए मुख्य भारतीय केंद्र क्या है तो लद्दाख और क्या है तो धर्मशाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2024 में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन कहाँ किया है, बताइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन, बताइए सबको पता होगा क्या है, बताइए। तो 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता में किया है। कहाँ किया है, कोलकाता में किया है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2024 में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन कहाँ किया है, तो कोलकाता में किया है। ठीक है, तो कह रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2024 में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन कहाँ किया है, कोलकाता में किया है। और हुगली नदी के नीचे बनी मेट्रो सुरंग कोलकाता मेट्रो के ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का हिस्सा है और हावड़ा मैदान को जो है एक्सटेंडेड से जो है ना जोड़ती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे कह रहा है गोलकीपर के रूप में प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, बताइए। गोलकीपर के रूप में प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, बताइए। तो 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो 1 हॉकी इंडिया बलजीत सिंह पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, तो कह रहा है कि गोलकीपर के रूप में प्रदर्शन के लिए हॉकी इंडिया बलजीत सिंह पुरस्कार दिया जाता है, और यह पुरस्कार भारत में हॉकी के गोलकीपरों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जो है ना दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि मेजर ध्यानचंद पुरस्कार भारत में खेलों में उत्कृष्टता के लिए दिया जाने वाला क्या है, तो एक प्रतिष्ठित जो है ना पुरस्कार है। तो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार भारत में खेलों में उत्कृष्टता के लिए जो है ना दिया जाने वाला क्या है, तो एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। और नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जिसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न के नाम से जाना जाता था, भारत में जो है ना किसी खिलाड़ी को दिया जाने वाला क्या था, सर्वोच्च पुरस्कार था। वर्तमान में क्या नाम है, तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है। ठीक है, आगे कह रहा है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार राशि में एक प्रमाण पत्र और 25 लाख रुपए का जो है नगद पुरस्कार शामिल है। ठीक है, और ये देखिए क्वेश्चन जो है ना बिहार दरोगा में भी क्वेश्चन पूछा गया कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का जो है ना इनामी राशि कितनी, 25 लाख, उसमें जो है ना इसका नाम क्या था। ये बजट वाला पेंट कितना चलेगा? बजट वाला पेंट तो है। पुरस्कार का जो है ना इनामी राशि कितनी, 25 लाख, उसमें जो है ना इसका नाम क्या था, तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। ठीक है, तो वर्तमान में इसका नाम क्या है, तो मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार है। वर्तमान में इसकी राशि कितनी है, 25 लाख है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार एवं क्या है पुरस्कार राशि। अगर यहाँ पे बात करें अर्जुन पुरस्कार में कितना राशि मिलती है, 15 लाख रुपये मिलता है। ठीक है, और द्रोणाचार्य पुरस्कार एवं लाइफ टाइम श्रेणी में कितना है, तो 15 लाख रुपये मिलता है। और द्रोणाचार्य पुरस्कार नियमित श्रेणी में कितना है, तो 10 लाख रुपये मिलता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे करें निम्नलिखित में से कौन सा भूअस्थायी उपग्रह नहीं है। यहाँ पे नहीं पूछा है कि कौन सा भूअस्थायी उपग्रह नहीं है, बताइए कौन नहीं है। तो 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या है, जुगनू नहीं है, लेकिन जीसैट, हेमसैट और क्या है, एडूसैट है। ठीक है, तो कह रहा है निम्नलिखित में से जुगनू जो है ना भूअस्थायी उपग्रह नहीं है। ठीक है, और जुगनू एक नैनो सेटेलाइट है जिसे इसरो के मार्गदर्शन में IIT कानपुर द्वारा बनाया गया है। और भारत के कुछ प्रमुख भूअस्थायी उपग्रह कौन कौन है, तो इनसैट है, जीसैट है, कल्पना 1 है, एडूसैट और क्या है, हेमसैट है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि सामा चकेवा बिहार का एक त्यौहार है और यह त्यौहार इस रिश्ते को समर्पित है, बताइए किस रिश्ते को समर्पित है, बताइए। कह रहा है सामा चकेवा बिहार का एक त्यौहार है, यह त्यौहार किस रिश्ते को समर्पित है, बताइए। तो 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भाई और किसका है, बहन का है। ठीक है, तो सामा चकेवा बिहार का एक त्यौहार है, यह त्यौहार भाई बहन के रिश्ते को क्या है, समर्पित है। ठीक है, और यह त्यौहार प्रत्येक वर्ष कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी से पूर्णमासी तक जो है ना मनाया जाता है। ठीक है, और नहीं देखिए कह रहा है कि बिहार के अन्य लोक नाट्य क्या है, देखिए इसके बारे में। देखिए कह रहा है कि विदेशिया के बारे में कह रहा है, पहला क्या है, विदेशिया कहाँ का है, बिहार का ही है। ठीक है, तो कह रहा है भोजपुर क्षेत्र में अत्यंत लोकप्रिय इस नाट्य में महिला पात्र की भूमिका पुरुष कलाकारों द्वारा जो है निभाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है जट जटिन। तो कह रहा है इसमें क्या होता है, केवल अभिभावकों द्वारा इस लोक नाट्य में जट जटिन के वैवाहिक जीवन को प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, डोमकच। डोमकच क्या है, तो कह रहा है यह नाट्य घर आंगन में ही बारात जाने के बाद वह अन्य विशेष अवसरों पर विवाहित महिलाओं द्वारा जो है ना प्रस्तुत किया जाता है, और इस लोक नाट्य और सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं किया जाता है। ठीक है, क्योंकि इसके अंतर्गत हास परिहास, अश्लील हाव भाव तथा संवाद को जो है ना प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि ताजमहल का वास्तुकार कौन था, बताइए। ताजमहल का वास्तुकार कौन था, बताइए क्या होगा। तो 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, उस्ताद अहमद लाहौरी थे। कौन थे, उस्ताद अहमद लाहौरी थे। ठीक है, तो कह रहा है कि ताजमहल का वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी था, जबकि डिजाइन उस्ताद ईसा ने बनाया था। ठीक है, आगे कह रहा है कि शाहजहां के कार्यकाल को वैभव और प्रकाष्ठा के कारण मुगल काल का जो है ना स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, तो कह रहा है कि शाहजहां के कार्यकाल को
शाहजहां के कार्यकाल को वैभव और प्रकाष्ठा के कारण मुगल काल का स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, अंत के बारे में ये कह रहा है कि शाहजहां ने 24 फरवरी 1628 को अपना राज्याभिषेक आगरा में करवाया था। ठीक है, तो शाहजहां ने 24 फरवरी 1628 को अपना राज्याभिषेक कहाँ करवाया था, तो आगरा में करवाया था। और नेक्स्ट कह रहा है कि आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां द्वारा जो है ना करवाया गया था। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए पॉइंट करा है कि शाहजहां के काल में आए प्रमुख यात्री कौन कौन थे। ठीक है, देखिए पहला कौन था, तो फ्रांसीसी यात्री वर्नियर और क्या था, टेवेर्नियर था। ठीक है, और दूसरा कौन था, मनुची, जो कहाँ का था, इटली का था। और नेक्स्ट था पीटर मुंडी, इसने अकाल का वर्णन किया था, कहाँ था, इंग्लैंड का था। ठीक है, और नेक्स्ट है शाहजहां ने, कह रहा है कि शाहजहां ने इनायत खान, जिन्होंने शाहजहांनामा लिखा, को जो है ना संरक्षण दिया था। ठीक है, और नेक्स्ट है बसावन, उत्कृष्ट मुगल चित्रकार थे, इसका संबंध आधुनिक उत्तर प्रदेश से था। इन्हें अकबर के समय का सर्वोच्च जो है ना सर्वोत्कृष्ट चित्रकार जो है ना माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है अबू समद। अबू समद कौन थे, तो करा अकबर ने प्रसिद्ध चित्रकार अबू समद को सीरी कलम की उपाधि एवं मोहम्मद हुसैन को कश्मीर की जड़ी कलम उपाधि प्रदान की थी। ठीक है, तो याद रखिए कि अकबर ने प्रसिद्ध चित्रकार कौन था, अबू समद को कौन सा उपाधि दिया था, तो सीरी कलम की उपाधि दिया था, एवं मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को जो है जड़ी कलम की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 करा बिंबिसार। करा बिंबिसार का प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक कहाँ का निवासी था, बताइए। बिंबिसार का प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक कहाँ का निवासी था, बताइए। तो 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, राजगिरी का था। कहाँ का था, राजगिरी का था। ठीक है, तो बिंबिसार का प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक राजगिरी मतलब राजगिर का क्या था, निवासी था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आगे कर रहा है कि मगध में हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे, बिंबिसार थे। इन्होंने 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक मगध पर जो है ना शासन किया था। ठीक है, और इनका उपनाम सेनीय था, और स्थायी सेना जो है ना रखने के कारण जो है ना मतलब इनका मतलब ये था। ठीक है, और मतलब नाम प्रसिद्ध था। और आगे कर रहा है कि अवंती मतलब सेनीय का मतलब जो है पूरा नाम क्या है, स्थायी सेना रखने को जो है ना सेनीय बोलते थे। ठीक है, और आगे कर रहा है अवंती राज के राजा चंडोप्रधोत जब बीमार मतलब पांडु रोग मतलब हुए, तो बिंबिसार ने अपने राज वैद्य जीवक को जो है ना चंडप्रधोत की सेवा में उज्जैन भेजा था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे देखिए निर्देश दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे निर्देश निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर जो है ना प्रश्न पढ़कर मतलब 12 से 14 के उत्तर को सही विकल्प को चुनिए। इसको पढ़ लीजिएगा, बाकी हम पीडीएफ डाल देंगे तो आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए ये सारा जो है ना सारांश दिया हुआ है। देखिए पहला कर रहा है ना कि देखिए पहला कर क्वेश्चन 12 का पहला कर रहा है गद्यांश के आधार पर बताइए कि बाल श्रम जैसी सामाजिक कुरीति को समाप्त करने के लिए लोगों की सोच कैसी है, बताइए। गद्यांश के आधार पर बताइए कि बाल श्रम जैसी सामाजिक कुरीति को समाप्त करने के लिए लोगों की सोच कैसी है। तो 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाल श्रम समाप्त करना सरकार का क्या है, दायित्व है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नहीं देखिए 13 का है गद्यांश के अनुसार बाल श्रम को रोकने के लिए सार्थक प्रयास क्यों किए जाने चाहिए, बताइए। गद्यांश के अनुसार बाल श्रम को रोकने के लिए सार्थक प्रयास क्यों किए जाने चाहिए, बताइए, क्या कारण है। तो 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, बाल श्रम के कारण बच्चों का बचपन क्या है, छीन जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 होगा। तो बाल श्रम के कारण बच्चों का बचपन क्या होता है, छीन जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे करा हुआ काम जो बच्चों के उनके बचपन, उनकी क्षमता और उनकी गरिमा से वंचित करता है, जो शारीरिक और मानसिक विकास के लिए हानिकारक है, उपयुक्त परिभाषा का संबंधित है, किससे, बताइए। तो 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बाल श्रम से। किससे है, तो बाल श्रम से। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 का है कि राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या के विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है, बताइए। राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या के विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है, बताइए। तो 15 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना सी होगा। राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या 1/3 से क्या है, अधिक नहीं होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन कर रहा है कि राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या के विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है। तो राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या के 1/3 से क्या है, अधिक नहीं होगी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि राज्यों में विधान परिषद की संख्या राज्यों की विधानसभा की सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है। और नेक्स्ट कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 171 के अनुसार किसी राज्य की विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या राज्य विधानसभा के सदस्यों की संख्या 1/3 से अधिक नहीं होगी, परंतु किसी राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या किसी भी स्थिति में जो है ना 40 से कम नहीं होगी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे करा केंद्र की तरह राज्यों में भी संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है। ठीक है, तो करा केंद्र की तरह राज्यों में भी संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है। और नेक्स्ट करा कि राज्य विधानमंडल में मतलब राज्यपाल विधान परिषद जहां हो और विधानसभा सम्मिलित होती है। ठीक है, और नेक्स्ट करा कि संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत विधान परिषद के निर्माण तथा उत्साधन की प्रक्रिया का क्या है, वर्णन किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट करा कि संविधान के अनुच्छेद 173 के 3 के अनुसार विधान परिषद के सदस्यों का निर्धारण इस प्रकार होता है। ठीक है, तो कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 173 के 3 के अनुसार विधान परिषद के सदस्यों का निर्धारण इस प्रकार होता है। कैसे होता है, तो देखिए पहला पॉइंट कह रहा है 1/3 सदस्य राज्य की स्थानीय संस्थानों पॉइंट करा 1/3 सदस्य राज्य की स्थानीय संस्थानों, नगर पालिकाओं, जिला परिषदों आदि के सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट करा 1/3 सदस्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, तो 1/3 सदस्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। और नेक्स्ट करा कि 1/12 सदस्य जो है ना अध्यापकों द्वारा चुने जाते हैं, जो राज्य के हायर सेकेंडरी या उच्च शिक्षा संस्थानों से कम 3 वर्ष से जो है ना पढ़ रहे हो। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है
करा 1/12 सदस्य उन स्नातकों द्वारा निर्वाचित होते हैं जिन्होंने कम से कम 3 वर्ष पूर्व स्नातक की उपाधि जो है ना प्राप्त कर ली हो, ठीक है। और नेक्स्ट है 1/6 सदस्य राज्य द्वारा मनोनीत होते हैं जो कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा एवं साहित्यकारिता से जो है जुड़े हुए हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है वर्तमान में के केवल जो है ना 6 राज्यों, उत्तर प्रदेश में 100, कर्नाटक में कितना 75, बिहार में कितना 75, आंध्र प्रदेश में कितना 58, तेलंगाना में कितना है तो 40 तथा महाराष्ट्र में कितना है तो 78। विधान परिषद क्या है, विद्यमान है। तो उत्तर प्रदेश में कितना विधान परिषद सीटें हैं तो 100 है, कर्नाटक में बोला विधान परिषद कितना सीट है तो 75 है, बिहार में 75 है, आंध्र प्रदेश में बोलेगा तो 58 है, तेलंगाना में कितना है तो 40 है, और महाराष्ट्र में विधान परिषद की सीट कितना है तो 78 है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे करा कि विधान परिषद की किसी भी बैठक के लिए कम से कम जो है ना 10 या विधान परिषद के कुल सदस्यों का 10 मतलब 1/10 इनमें से जो भी अधिक हो गणपूर्ति होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 करा कि संविधान सभा के चुनाव हुए थे, बताइए कब हुए थे, संविधान सभा के चुनाव हुए थे कब हुआ था बताइए। तो 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 जुलाई 1946 में हुआ था। तो कहा संविधान सभा के चुनाव जुलाई 1946 में हुआ था। तो संविधान सभा के चुनाव कब हुआ था, जुलाई 1946 में हुआ था। और कैबिनेट मिशन योजना को मुस्लिम लीग ने 6 जून 1946 ईस्वी और कांग्रेस ने 25 जून 1946 को स्वीकार किया था, ठीक है। आगे कह रहा है कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार किए जाने के पश्चात, कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार किए जाने के पश्चात संविधान के निर्माण के लिए हुए चुनाव मतलब जुलाई 1946 में कांग्रेस ने 214 समान जो है स्थानों में से 208 स्थान प्राप्त किए और मुस्लिम लीग ने 78 मुस्लिम स्थानों में से 73 स्थान जो है ना प्राप्त किए, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है कांग्रेस को 4 सिख सदस्यों का भी जो क्या है समर्थन प्राप्त हुआ है। और नेक्स्ट कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था, तो 2 सितंबर 1946 को हुआ था, ठीक है। तो याद रखिए कि जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था, तो 2 सितंबर 1946 को हुआ था, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है 3 जून 1947 को भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना प्रकाशित की गई जिसे कांग्रेस कार्य समिति की 3 जून 1947 ईस्वी की बैठक में जो है स्वीकार कर लिया गया, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, जेबी कृपलानी थे एवं क्या ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, क्लेमेंट एटली से, जो क्या थे लेबर पार्टी से थे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को पद से कौन हटा सकता है बताइए। सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से कौन हटा सकता है बताइए। तो 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति, यदि दोनों सदन द्वारा प्रस्ताव पारित हो, ठीक है। तो कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से राष्ट्रपति हटा सकते हैं यदि संसद के दोनों सदनों द्वारा यह प्रस्ताव पारित हो, ठीक है। आगे करा अनुच्छेद 124 के 5 के तहत संसद विधि द्वारा न्यायाधीशों को हटाए जाने संबंधी प्रक्रिया क्या है, बंद कर सकती है, ठीक है। आगे करा न्यायाधीशों को हटाए जाने की प्रक्रिया की शुरुआत संसद के किसी भी सदन में की जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट करा यह प्रस्ताव यदि लोकसभा में शुरुआत होती है तो 100 सदस्यों के हस्ताक्षर के अध्यक्ष देने के बाद ही प्रस्ताव जो है ना पेश हो सकता है, ठीक है। आगे करा यह प्रस्ताव यदि राज्यसभा से शुरुआत होती है तो 50 सदस्यों के हस्ताक्षर से सभापति को देने के बाद ही प्रस्ताव जो है ना पेश हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है कर न्यायाधीशों को हटाए जाने से संबंधित प्रस्ताव यदि दोनों सदनों द्वारा अलग अलग कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित व मतदान करने वाले 2/3 मतलब 2/3 सदस्यों के बहुमत से जो है ना पारित हो जाए तो उसे राष्ट्रपति के पास जो है ना भेजा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि तत्पश्चात राष्ट्रपति न्यायाधीश को हटाए जाने का आदेश जारी करते हैं, ठीक है। आगे कह रहा है अभी तक केवल सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश मतलब कौन थे, बी रामास्वामी के संदर्भ में महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया परंतु लोकसभा में यह प्रस्ताव अपेक्षित बहुमत के अभाव पे जो है ना पारित नहीं हो पाया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे निम्नलिखित में से कौन सी गैस पॉप की आवाज़ करते हुए जलती है बताइए। करा कौन सी गैस पॉप की आवाज़ करते हुए जलती है बताइए, क्या होगा। तो 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, हाइड्रोजन जलती है। कौन जलता है, हाइड्रोजन जलता है, ठीक है। आगे देख रहा है हाइड्रोजन गैस पॉप की आवाज़ करते हुए जलती है और हाइड्रोजन गैस के बारे में कर रहा है हाइड्रोजन, पहला पॉइंट कर रहा है हाइड्रोजन आवर्त सारणी का प्रथम क्या है, तत्व है जिसका संकेत क्या होता है, H तथा परमाणु संख्या कितना होता है, 1 होता है। तो याद रखिएगा कि हाइड्रोजन गैस का जो है ना क्या है तो आवर्त सारणी का प्रथम तत्व होता है, हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है तो H होता है, परमाणु संख्या कितना तो होता है तो 1 होता है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट कह रहा है यह आवर्त सारणी का एकमात्र तत्व है जिसके नाभिक में कोई न्यूट्रॉन नहीं अर्थात केवल एक प्रोटॉन होता है, ठीक है। और इसकी खोज जो है ना हेनरी कैवेंडिश ने की थी, ठीक है। और नेक्स्ट है हाइड्रोजन का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, याद रखिएगा कि वनस्पति घी के निर्माण में हाइड्रोजन गैस का प्रयोग होता है। और नेक्स्ट है द्रव हाइड्रोजन रॉकेट ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है, किसका तो हाइड्रोजन का प्रयोग होता है, ठीक है। और नेक्स्ट है ईंधन सेल में विद्युत ऊर्जा बनाने में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन का प्रयोग होता है, ठीक है। आगे देखिए नाइट्रोजन के बारे में जानते हैं। तो कह रहा है नाइट्रोजन एक रंगहीन एवं गंधहीन गैस है, ठीक है। तो नाइट्रोजन क्या है तो नाइट्रोजन एक रंगहीन एवं गंधहीन गैस है जो पृथ्वी के वायुमंडल का प्रमुख घटक कितना है तो 78% है। और नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है कि नाइट्रोजन यूरिया नामक कार्बनिक यौगिक का प्रमुख अवयव है जो यूरिया में जो है ना 40% तक क्या है पाई जाती है। आगे कह रहा है जीवधारी नाइट्रोजन को पेड़ पौधे से प्रोटीन के रूप में जो है ना प्राप्त करते हैं। तो जीवधारी नाइट्रोजन को पेड़ पौधे से प्रोटीन के रूप में प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है नाइट्रोजन का उपयोग कहाँ होता है, तो देखिए पहला है वायुयान के टायरों से भरा जाता है, वहाँ पे नाइट्रोजन का प्रयोग होता है। और नेक्स्ट है कार्यो बैंक एवं XC2 संरक्षण में जो है नाइट्रोजन का प्रयोग होता है, ठीक है। तो वायुयानों के टायरों में भरा जाता है, नाइट्रोजन गैस प्रयोग होता है। कार्यो बैंक XC2 संरक्षण में नाइट्रोजन गैस का प्रयोग होता है। और नेक्स्ट है नाइट्रोजन विद्युत बल्बों में तथा उच्च ताप मापने वाले तापमापी में भरने में काम आता है, कौन सा नाइट्रोजन गैस आता है, ठीक है। और अमोनिया के उत्पादन में जो है नाइट्रोजन गैस का प्रयोग होता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में कह रहा है कि पहला पॉइंट कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड पौधे के लिए प्राणदायिनी गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड पौधे के लिए क्या है तो प्राणदायिनी गैस है क्योंकि यह गैस जंतु जगत द्वारा सांस लेने के लिए जो है रूप में बाहर छोड़ी जाती है तथा पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा CO2 को ग्रहण कर जीवित रहते हैं, ठीक है।
चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि वायुमंडल में इसकी मात्रा कितनी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की 0.03% होता है, ठीक है। और नेक्स्ट कह रहा है कि CO2 गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए क्या है, उत्तरदायी है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या है, तो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए क्या उत्तरदायी है। और नेक्स्ट है CO2 गैस की प्रकृति क्या होती है, अम्लीय होती है तथा यह गैस चूने के जल को क्या करता है, दूधिया कर देता है, ठीक है। और नेक्स्ट है CO2 का जलीय घोल कार्बनिक अम्ल कहलाता है, ठीक है। तो CO2 का जलीय घोल क्या कहलाता है, कार्बनिक अम्ल कहलाता है। और नेक्स्ट है मीथेन CH4, इसके बारे में कह रहा है कि यह जो है ना एक एल्कीन श्रेणी मतलब CnH2n+2। तो मीथेन का सूत्र क्या होता है, तो यहाँ पे करा एल्किया जो है ना एल्केन का श्रेणी CnH2n+2 का क्या है, प्रथम सदस्य होता है, ठीक है। कौन, मीथेन। और प्राकृतिक गैस, बायोगैस इत्यादि मुख्य अवयव में जो है ना मीथेन गैस होती है, ठीक है। आगे देखिए करा कि कोयले की खानों में मीथेन तथा वायु के मिश्रण से भयंकर विस्फोट होता है। तो करा कि कोयले की खानों में मीथेन तथा वायु के मिश्रण से भयंकर विस्फोट होता है, अतः मीथेन को जो है ना फायर डैम्प भी कहा जाता है, ठीक है। और मीथेन का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे करा कि अंडे की जर्दी कोलाइड का कौन सा प्रकार है, बताइए। अंडे की जर्दी कोलाइड का कौन सा प्रकार है, बताइए। तो 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इमल्सन का है। किसका है, तो इमल्सन का है। तो कह रहा है अंडे की जर्दी कोलाइड का क्या है, इमल्सन का प्रकार है। और नेक्स्ट कह रहा है इमल्सन में जो है ना 32% क्या है, फॉस्फोलिपिड होते हैं, ठीक है। आगे कह रहा है कोलाइड विलयन के बारे में, कह रहा है कोलाइड जो है ना एक विषमांगी मिश्रण है। कोलाइड के कणों का आकार जो है 10⁻5 सेंटीमीटर और क्या है 10 से लेकर जो है 10⁻7 सेंटीमीटर के बीच जो है इतना छोटा होता है, ठीक है। और कि एक पृथक के रूप में आंखों से जो है ना नहीं देखे जा सकते हैं, ठीक है। आगे कह रहा है कोलाइडी के कण प्रकाश की किरण को फैलाते हैं, कोलाइड के कण प्रकाश की किरण को फैलाते तथा मार्ग को क्या करते हैं, दृश्य बनाते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है कि जब कोलाइड के कण को शांत छोड़ दिया जाता है तब ये कण तल पर बैठते हैं अर्थात अस्थायी होते हैं। तो कह रहा है कि जब कोलाइड के कण शांत छोड़ दिया जाता है तो तब ये कण तल पर बैठते हैं अर्थात अस्थायी होते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है कि ये छानन विधि द्वारा मिश्रण से पृथक नहीं किया जा सकते हैं, किंतु अपकेंद्रीयकरण तकनीक द्वारा जो है ना पृथक किया जा सकते हैं, ठीक है। जैसे कोलाइड के क्या है समान उदाहरण देखिए दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए कोलाइड के समान उदाहरण क्या क्या है, देखिए द्रव यहाँ देखिए प्रस्थिति क्या है, प्रशिक्षित प्रवस्था है, प्रक्षेपण माध्यम है और क्या है प्रकार है और क्या है उदाहरण है। तो प्रक्षिप्त जो है ना प्रवस्था में क्या है तो द्रव है, प्रक्षेपण माध्यम में क्या है तो गैस है, और प्रकार क्या होगा एरोसोल होगा, और क्या उदाहरण में क्या है तो कोहरा बादल क्या है कुहासा है, ठीक है। और ठोस में देखिए ठोस है, फिर क्या है गैस है, प्रक्षेपण माध्यम, और प्रकार क्या है ठोस का प्रकार क्या है एरोसोल है, उदाहरण में क्या है धुआं, स्वचालित वाहन का क्या है निथार है। और गैस में क्या है तो गैस क्या है प्रक्षेपण माध्यम तो द्रव है, प्रकार बोलेगा तो क्या है फोम है, उदाहरण में क्या है तो सेविंग और क्या है क्रीम है, ठीक है। नेक्स्ट द्रव में क्या है कि प्रक्षेपण माध्यम क्या है तो द्रव है, प्रकार बोलेगा तो इमल्सन है, और इमल्सन का उदाहरण क्या है दूध, फेस और फेस क्रीम है, ठीक है। ठोस में बोलेगा तो द्रव सोल, और क्या है मैग्नीशियम मिल्क और क्या है कीचड़ है। गैस को बोले में प्रक्षेपित अवस्था में क्या है गैस है, प्रक्षेपण माध्यम में क्या है ठोस है, प्रकार बोलेगा तो फोम है, फोम में कौन है फोम, रबड़, स्पंज और क्या है प्यूमिस है, ठीक है। नेक्स्ट है द्रव में ठोस, जेल में क्या है जेली, पनीर, मक्खन है। ठोस और क्या है तो ठोस को सोल में क्या है रंगीन रत्न पत्थर है, दूधिया क्या है कांच है, ठीक है। चलिए आगे देखिए नोट में दिया है कोलाइडिक कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना जो है टिंडल प्रभाव उत्पन्न करती है, ठीक है। तो कोलाइडिक कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना टिंडल प्रभाव क्या करती है उत्पन्न करती है। नहीं देखिए क्वेश्चन नंबर 20 कर रहा है कि आयरन लोहा का परमाणु क्रमांक क्या है, बताइए क्या होगा। आयरन लोहा का परमाणु प्रतीक क्या है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या है तो Fe है, क्या है तो Fe है, ठीक है। चलिए आगे देखिए नहीं देखिए कह रहा है कि आयरन जो है ना आयरन लोहा का परमाणु प्रतीक क्या है तो Fe है, ठीक है। हाइड्रोजन का बोले H, हीलियम का बोले He, लिथियम का बोले Li, बेरिलियम का बोलेगा तो Be, बोरोन का बोलेगा तो B, कार्बन का बोलेगा तो C, नाइट्रोजन का बोलेगा तो N, ऑक्सीजन का बोलेगा तो O, फ्लोरीन का बोलेगा तो F, नियॉन का बोलेगा तो Ne, सोडियम का बोलेगा तो Na, मैग्नीशियम का बोलेगा तो Mg, एल्यूमिनियम का बोलेगा Al, फास्फोरस का बोलेगा तो P। नेक्स्ट देखिए आर्गन का बोलेगा तो क्या है संकेत Ar, आर्सेनिक का बोलेगा तो As, ब्रोमीन का बोलेगा तो Br, और सिल्वर का बोलेगा तो Ag। और नेक्स्ट है आयोडीन का बोलेगा तो क्या है आई, बेरियम का बोलेगा तो Br, गोल्ड का बोलेगा तो Au, मरकरी का बोलेगा तो Hg, और रेडॉन का बोलेगा तो Rn, ठीक है। आगे इधर देखिए सल्फर का बोलेगा तो S, क्लोरीन का बोलेगा तो Cl, पोटेशियम का बोलेगा K, कैल्शियम का बोलेगा तो संकेत क्या होता है Ca, क्रोमियम का Cr, मैग्नीज का Mn, आयरन का Fe, कोबाल्ट का Co, और निकल का बोलेगा तो Ni, ठीक है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है कॉपर का बोलेगा Cu, जिंक का बोलेगा तो Zn, प्रोनियम का बोलेगा तो Pu। ये सब क्या है तो संकेत दिया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि जल में ऑक्सीजन का परमाणु की संकरण अवस्था क्या है, बताइए। जल में ऑक्सीजन परमाणु की संकरण अवस्था क्या है, बताइए। तो 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, sp3 है, ठीक है। तो कह रहा है कि जल में ऑक्सीजन परमाणु की संकरण अवस्था sp3 है। इसका मतलब है कि ऑक्सीजन परमाणु एक जो है ना 2s और 3 2p कक्षकों को मिलाकर 4 संकर कक्ष बनाता है, और ये संकर कक्षक ऑक्सीजन परमाणु के चारों ओर क्या है चतुष्फलकीय ज्यामितीय में क्या व्यवस्थित होते हैं, ठीक है। आगे कह रहा है जल का अणुसूत्र जो है H2 होता है, और शुद्ध जल जो है उदासीन होता है, अर्थात इसका pH मान कितना होता है 7 होता है। और नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है कि 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन क्या होता है न्यूनतम होता है। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है ना तापमान पर जल का घनत्व क्या होता है अधिकतम होता है, और आयतन क्या होता है तो न्यूनतम होता है, ठीक है। नेक्स्ट कर रहा है कि जल के प्रकार के बारे में कर रहा है। तो पहला क्या है कठोर जल मतलब हार्ड वाटर क्या है तो कर रहा है यह साबुन के साथ फेन उत्पन्न नहीं करता। जो हार्ड वाटर होता है ना तो साबुन के साथ क्या करता है फेन उत्पन्न नहीं करता है। इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड, सल्फेट व क्या कार्बोनेट क्या घुले रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मृदु जल क्या है तो कर रहा है कि जो है ना सॉफ्ट वाटर, यह साबुन के साथ आसानी से जो है ना फेन उत्पन्न करता है, और यह जल पीने की दृष्टि से क्या है उपयुक्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट है जल की कठोरता, कर इसमें कर रहा है स्थायी कठोरता क्या है तो कर यह कठोरता कैल्शियम व मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट लवण घुले रहने के कारण होती है।
और नेक्स्ट पॉइंट करा है कि जल की अस्थायी कठोरता को सोडियम कार्बोनेट मिलाकर गर्म करने से जो है ना दूर होती है। ठीक है, तो अगर जल की अस्थायी कठोरता दूर करना रहेगा तो क्या करेंगे, तो जल की अस्थायी कठोरता को सोडियम कार्बोनेट मिलाकर गर्म करने से जो है ना दूर हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है अस्थायी कठोरता। ये क्या है, तो करा यह कठोरता उसमें कैल्शियम व मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट लवण घुले रहने के कारण होती है। कठोरता उसमें कैल्शियम व मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट लवण घुले रहने के कारण होती है। और जल की अस्थायी कठोरता को उसे उबालकर जो है ना दूर कर ली जाती है। ठीक है, तो जल की अस्थायी कठोरता अगर दूर करना रहेगा तो क्या करेंगे, तो जल की जो है ना अस्थायी कठोरता उसे उबालकर दूर कर ली जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नहीं देखिए क्वेश्चन नंबर 22 कर रहा है यूरोप के स्केच ऋतुताज के लेखक कौन है, बताइए। यूरोप के स्केच ऋतुताज के लेखक कौन है, तो क्या होगा, तो 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी राम कुमार है। कौन है, तो राम कुमार है। ठीक है, तो करा है ना कि यूरोप के स्केच ऋतुताज के लेखक कौन है, तो राम कुमार है। देखिए रचनाकार है और क्या है, ऋतुताज है। तो देखिए ऋण जल धन जल नेपाली क्रांति कथा कौन है, तो फणेश्वरनाथ रेणु है। युद्ध यात्रा का बोलेगा तो कौन है, धर्म भारती है। तूफानों के बीच का बोलेगा तो कौन है, रांगे राघव है। और छन बोले कन मुस्कुराए कौन है, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर है। और लक्ष्मीपुरा का बोलेगा तो कौन है, शिवानंद सिंह चौहान है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ पे देखिए मुहावरा दिया हुआ, इसके बारे में देखिए बताना है। देखिए सूची 1 में क्या है, मुहावरा है। सूची 2 में क्या है, तो अर्थ है। बताइए कि छाती पर मूंग दलना क्या होगा, बताइए। छाती पर मूंग दलना क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, तो साथ रहकर जो है ना परेशान करना। ठीक है, छाती पर पत्थर रखना, बताइए क्या होगा, तो छाती पर पत्थर रखना क्या होगा, क्या ऐसा क्या होगा, तो धैर्यपूर्वक जो है ना कष्ट सहना। ठीक है, और छाती पर सांप लौटना, बताइए क्या होगा, तो छाती पर सांप लौटना क्या होगा, बताइए। तो छाती पर सांप लौटना क्या होगा, बताइए क्या हो जाएगा, तो ईर्ष्या करना क्या होगा, ईर्ष्या करना। ठीक है, और छाती ठोकना क्या हो जाएगा, तो छाती ठोकना क्या हो जाएगा, तो कठिन कार्य हेतु प्रतिज्ञा करना। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आगे देखिए। देखिए छाती पर क्या है, मूंग दलना, साथ रहकर परेशान करना, छाती पर पत्थर रखना, धैर्यपूर्वक कष्ट सहना, छाती पर सांप लौटना, ईर्ष्या करना, और छाती ठोकना का अर्थ क्या होता है, कठिन कार्य हेतु प्रतिज्ञा करना। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे देखिए मुहावरा दिया हुआ है, परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण मुहावरा में उसका अर्थ है। देखिए डूबते हुए तिनके का सहारा क्या है, संकट में पड़े को थोड़ी मदद करना। तिनकों को पहाड़ करना क्या है, छोटी बात को बड़ी बनाना। ठीक है, दिन दुगनी रात चौगनी का अर्थ क्या होता है, खूब उन्नति करना। दूध का दूध पानी का पानी क्या है, निष्पक्ष न्याय। ठीक है, गंगा लाभ होना क्या है, तो मर जाना। नेक्स्ट है कपास उठना, संसारिक काम धंधों में जो है लगे रहना। ठीक है, कमर कसना का मतलब क्या होता है, दृढ़ संकल्प करना। नाक पर मक्खी ना बैठने देना, खरे स्वभाव का होना। उल्लू सीधा करना, अपना स्वार्थ साधना। एक आंख से देखना, समान भाव रखना। ठीक है, ओस के मोती का अर्थ क्या होता है, क्षण भंगुर होता है। ठीक है, ओखली में सिर देना, इसका मतलब क्या होता है, इच्छापूर्वक किसी झंझट में पड़ना। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 25 करा निम्नलिखित में से कौन सा समास बिगड़ा नहीं है, बताइए। करा निम्नलिखित में से कौन सा समास बिगड़ा नहीं है, बताइए कौन नहीं है, बताइए इसमें कौन नहीं है। तो 24 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 राजसभा क्या है, राजसभा क्या है, तो राजा के लिए सभा है, ये क्या है, तो गलत है। ठीक है, ये सही नहीं है। लेकिन गुरु दक्षिणा मतलब क्या है, गुरु के लिए दक्षिणा सही है। मुक्त ऋण मतलब क्या है, मुक्त रूप से ऋण से मुक्त। और सेनानायक का मतलब क्या है, सेना का नायक। ये क्या है, बी सी डी सही, लेकिन ये क्या है, तो गलत है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट करा है कि राजसभा जो है राजा के लिए सभा, यह समास बिगड़ा सही नहीं है। राजसभा का समास बिगड़ा क्या है, राजा की सभा होता है। क्या होता है, राजा की सभा होता है। ठीक है, नेक्स्ट करा है क्वेश्चन 25 करा है कि डैश ने कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव का नाम दिया, किसने दिया, बताइए। तो 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 जेई पुरकिंजे दिया। ठीक है, तो जेई पुरकिंजे ने कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव का नाम दिया। ठीक है, तो कह रहा है जेई पुरकिंजे ने सन 1839 में कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जो है ना जीव द्रव का नाम दिया। ठीक है, और जीव द्रव एक तरल गाढ़ा लसलसा पारभासी वजन युक्त व क्या है, रंगहीन पदार्थ है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है कि जीवों की सारी जैविक क्रियाएं जीव द्रव के द्वारा ही होती है। ठीक है, तो कह रहा है कि जीवों की सारी जैविक क्रियाएं जीव द्रव के द्वारा ही होती है। और नेक्स्ट कह रहा है जिस कारण से इसे जीवन का भौतिक आधार भी कहते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि जीव द्रव का लगभग 80% भाग क्या होता है, तो जल होता है। तो जीव द्रव का लगभग 80% भाग क्या होता है, जल होता है। और आगे कह रहा है जीव द्रव में आकार्बनिक एवं कार्बनिक अणु का क्या अनुपात कितना है, 81:19 का होता है। ठीक है, और जीव द्रव का 99% भाग 4 तत्वों से मिलकर बना होता है। एक क्या है, ऑक्सीजन 76%, कार्बन 10.5%, हाइड्रोजन बोलेगा तो 10%, नेक्स्ट क्या है, नाइट्रोजन तो 2.5%। इन चारों तत्वों से जो है ना जीव द्रव का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 26 करा निम्नलिखित में से कौन सा सरल अस्थायी उत्तक पादप के भागों को क्या करता है, आंतरिक शक्ति प्रदान करता है, बताइए क्या होगा। करा निम्नलिखित में से कौन सा सरल उत्तक अस्थायी उत्तक के पादप के भागों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है, बताइए। तो 26 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 स्क्लेरेन काइमा है। क्या है, स्क्लेरेन काइमा है। ठीक है, तो करा स्क्लेरेन काइमा मतलब द्रव्य उत्तक नामक सरल अस्थायी उत्तक पादप के भागों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है। और स्क्लेरेन काइमा मतलब द्रव्य उत्तक लंबी सरकरी कोशिकाएं होती है। इन कोशिकाओं की भित्ति मोटी तथा क्या लिग्निनी होती है। अधिकांशतः ये मृत होते हैं और इनमें क्लोरोप्लास्ट जो है ना प्रोटोप्लास्ट नहीं होता है। ठीक है, और नेक्स्ट करा स्केल काइमा द्रव्य उत्तक मनुष्य के लिए अत्यंत उपयोगी होती है। इनके उदाहरण क्या है, जूट, पटवा और क्या है, आदि। ठीक है, चलिए आगे देखिए। उत्तक और क्या है, संबंधित कार्य है। एपिडर्मिस उत्तक का कार्य क्या है, तो यह कोशिका की एक परत द्वारा पौधे के बाहरी भाग को क्या करता है, ढकता है। किसका काम होता है, एपिडर्मिस उत्तक का होता है। ठीक है, नेक्स्ट है जाइलम उत्तक, इसका कार्य क्या है, तो जल व खनिज लवणों का संवहन करना और क्या है, आंतरिक दृढ़ता प्रदान करना। ठीक है, नेक्स्ट है फ्लोएम उत्तक का काम क्या है, तो भोजन कार्य पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधे के अन्य भागों में पहुंचाना। ठीक है, आगे देखिए करा है जाइलम, नोट में दिया है जाइलम और फ्लोएम क्या है, संवहनी उत्तक होते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पे करा हरी पत्तियां भोजन को किस रूप में संग्रहित करती है, बताइए।
हरी पत्तियां भोजन को किस रूप में संग्रहित करती है बताइए। तो 27 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्टार्च के रूप में जो है ना संग्रहित करता है। ठीक है, तो हरी पत्तियां भोजन को स्टार्च के रूप में संग्रहित करती है। और स्टार्च जो है ना मंड वह भोजन है जो पौधे की पत्तियों को में क्या होता है, जमा हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे करा कि स्टार्च मतलब मंड एक क्या है, पॉलीमेरिक कार्बोहाइड्रेट है जिसमें ग्लाइकोलिसिड बॉन्ड द्वारा बड़ी संख्या में ग्लूकोज इकाइयाँ शामिल है। यह प्रकाश संश्लेषण का क्या है, अंतिम उत्पाद है। नेक्स्ट करा कि प्रकाश संश्लेषण में सर्वाधिक प्रभावकारी क्या है, तो लाल रंग है। प्रकाश संश्लेषण में सर्वाधिक प्रभावकारी क्या है, तो लाल रंग है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कृत्रिम प्रकाश में भी क्या है, होती है। ठीक है, चला गया क्वेश्चन नंबर 28 करा 31 मई 2024 को संयुक्त राष्ट्र अकादमिक प्रभाव के सदस्य कितने संस्थान है बताइए। करा 31 मई 2024 को संयुक्त राष्ट्र अकादमिक प्रभाव के सदस्य कितने संस्थान है बताइए। तो 28 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1645 है। ठीक है, तो करा 31 मई 2024 संयुक्त राष्ट्र अकादमिक प्रभाव यूनाइटेड नेशन एकेडमिक इम्पैक्ट के 1645 जो है संस्थान सदस्य एवं क्या है 156 देश सदस्य हैं। UNAI संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक प्रभाव उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति और अनुसंधान के संस्थानों को संयुक्त राष्ट्र और एक दूसरे के साथ जो है ना संरेखित करने की क्या एक संयुक्त राष्ट्र पहल है। और इसका गठन कब हुआ था, 18 नवंबर 2010 को किया गया था। और इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा और सतत विकास के बीच पारस्परिक संबंध पर ध्यान केंद्रित करते हुए सतत विकास लक्ष्यों को जो है ना प्राप्ति करना हो, मतलब प्राप्ति में सहायता करना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था बताइए। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था बताइए। तो 29 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2005 में जो है ना पारित किया गया था। ठीक है, आगे करा सूचना का अधिकार अधिनियम वर्ष 2005 में पारित हुआ था। और सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 द्वारा केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है, और नेक्स्ट करा कि 12 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम कानूनी अधिकार के रूप में जो है ना आया। तो 12 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम कानूनी अधिकार के रूप में आया। और यह आयोग एक मुख्य सूचना आयुक्त जो है ना 10 से अधिक सूचना आयुक्तों से मिलकर बना है। ठीक है, आगे करा मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति एक समिति मतलब प्रधानमंत्री, लोकसभा का विपक्ष का नेता और केंद्रीय मंत्रिमंडल का एक मंत्री की सिफारिश पर जो है ना करता है। नेक्स्ट करा कि राष्ट्रपति मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य आयुक्तों को उनके पद से क्या है, पदमुक्त भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट करा कि भारत का पहला मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे, वजाहत हबीबुल्ला थे। तो भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, वजाहत हबीबुल्ला थे। और नेक्स्ट करा कि वर्तमान में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, हीरालाल कौन है, समरिया है। ठीक है, तो वर्तमान में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, हीरालाल क्या है, समरिया है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट करा कि क्वेश्चन नंबर 30 करा संयुक्त राष्ट्र द्वारा निम्न में से किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया बताइए। क्वेश्चन करा संयुक्त राष्ट्र द्वारा निम्न में से किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया बताइए। तो 30 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2023 को। किसको, 2023 को किया गया। ठीक है, तो करा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2023 को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है। और मोटे अनाज का वर्ष घोषित करने का प्रस्ताव भारत द्वारा जो है ना लाया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित वर्ष। अगर 2019 का बात करें तो क्या देसी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष बोलेगा क्या है, 2019 है। देसी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष बोलेगा 2019 है। उष्टगानो कैमिल्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष बोलेगा क्या है, 2024 है। क्वांटम विज्ञान प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष बोलेगा क्या है, 2025 है। नेक्स्ट देखिए अंतर्राष्ट्रीय दशक है। तो स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दशक बोलेगा तो क्या है, 2022 से 32 है। और संयुक्त राष्ट्र परिषद की बहाली दिवस का बोलेगा क्या है, 2021 से 30 है। और नेशनल मंडेला शांति दशक बोलेगा क्या है, 2019 से क्या है, तो 28 है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि लगभग क्वेश्चन 31 कह रहा है कि लगभग सभी पादप कोशिकाओं में कौन सा अनुपस्थित होता है बताइए। लगभग सभी पादप कोशिकाओं में कौन सा अनुपस्थित होता है बताइए। तो 31 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, तारकाय क्या होता है, अनुपस्थित होता है, लेकिन कोशिका भित्ति उपस्थित होता है, प्लास्टिड उपस्थित होता है और राजधानियां क्या उपस्थित होता है। ठीक है, तो कह रहा है कि तारकाय सेंट्रोसोम लगभग सभी पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है और यह केवल जंतु कोशिकाओं में जो है ना पाया जाता है। और तारकाय के अंदर एक या दो कण जैसी संरचना होती है जिन्हें जो है ना सेंट्रियोल कहते हैं। ठीक है, सेंट्रियोल कहते हैं। और समसूत्री विभाजन में यह ध्रुव का निर्माण करती है। और तारकाय की खोज बोवेरी ने की थी। ठीक है, आगे करा है कोशिका भित्ति सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है और यह कोशिका को निश्चित आकृति एवं आकार बनाए रखने में सहायक होता है। आगे करा है लवक। लवक के जो है ना 3 प्रकार होते हैं। क्या होता है, हरित, वर्णी और क्या होता है, अवर्णी लवक होते हैं। ठीक है, तो लवक के 3 प्रकार होते हैं, हरित लवक, वर्णी लवक और क्या है, अवर्णी लवक। नेक्स्ट पॉइंट करा हरित लवक को पादप कोशिका का रसोई घर कहते हैं। ठीक है, तो हरित लवक को पादप कोशिका का रसोई घर कहते हैं। इसमें राइबोसोम पाया जाता है। नेक्स्ट करा कि वर्णी लवक प्राय लाल, पीले रंग, नारंगी रंग के होते हैं। ये पौधे के रंगीन भाग जैसे बीज, पुष्प, फल, भित्ति आदि में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है अवर्णी लवक रंगहीन लवक है। यह पौधे के उन भागों में पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश से वंचित रहता है, जैसे जड़ों में, भूमिगत तना आदि में। ठीक है, नेक्स्ट है रसधानियाँ। करा कि कोशिका भित्ति की निर्जीव रचना यह एकल झिल्ली में आवृत होती है, जिसे क्या है, टोनोप्लास्ट कहते हैं। और नेक्स्ट जंतु कोशिकाओं में यह अनेक एवं छोटी होती है, परंतु पादप कोशिकाओं में यह कोशिका का क्या 90% स्थान घेरता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 पे करा है प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का जनन होता है बताइए। प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का जनन होता है बताइए। तो 32 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होता है, बहुविभाजन होता है। ठीक है, तो करा कि प्लाज्मोडियम में बहुविभाजन द्वारा जनन होता है। और बहुविभाजन द्वारा जनन एक प्रकार का क्या अलैंगिक प्रजनन है, जिसमें एक ही जनक कोशिका में कई संतति कोशिका क्या होता है, उत्पन्न होते हैं। और बहुविभाजन द्वारा जनन एक एस्वेचेरिया, कोलाई, क्लोस्ट्रिडियम आदि में जो है ना देखा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए अलैंगिक जनन के अन्य प्रकार है। देखिए इसको देख लीजिएगा, इसका पीडीएफ डाल देंगे तो आप इसको यहाँ पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए करा है कि क्वेश्चन नंबर 33 करा है कि हाइड्रा में मुकुलन की प्रक्रिया संतानों में अनुवांशिक स्थिरता कैसे सुनिश्चित करती है बताइए। करा कि हाइड्रा में मुकुलन की प्रक्रिया संतानों में अनुवांशिक स्थिरता कैसे सुनिश्चित करती है बताइए। तो 33 का सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रा में मुकुलनों में पर्यावरणीय कारकों के कारण अनुवांशिक उत्परिवर्तन हो जाता है। ठीक है,
तो कह रहा है कि हाइड्रा में मुकुलन की प्रक्रिया संतानों में अनुवांशिक स्थिरता मुकुलन में पर्यावरणीय कारकों के कारण अनुवांशिक उत्परिवर्तन के द्वारा होता है, और अलैंगिक जनन मुकुलन के द्वारा होता है। ठीक है, अलैंगिक जनन किसके द्वारा था? मुकुलन के द्वारा होता है, और लैंगिक जनन जो है निगुमक के द्वारा होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कुछ सरीसृपों में लिंग निर्धारण पूर्ण रूप में पर्यावरण पर निर्भर करता है, यह देखा गया है कि इनमें क्या होता है? बताइए। कह रहा है कुछ सरीसृपों में लिंग निर्धारण पूर्ण रूप से पर्यावरण पर निर्भर करता है, यह देखा गया है कि इनमें क्या है? बताइए। इसका 34 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 होगा, लिंग निर्धारण अनुवांशिक कारकों पर जो है निर्भर करता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि कुछ सरीसृपों में लिंग निर्धारण पूर्ण रूप से पर्यावरण पर निर्भर करता है, यह देखा गया है कि इसमें लिंग निर्धारण अनुवांशिक कारकों पर निर्भर करता है। सरीसृप वर्ग की कुछ प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है? तो पहला कह रहा है इसका शरीर शुष्क सकलयुक्त त्वचा से क्या है? ढका रहता है। दूसरा क्या है? त्वचा रूखी होती है तथा इसमें ग्रंथियां नहीं पाए जाते हैं। और तीसरा क्या है? इसमें केराटिन द्वारा निर्मित बाह्य त्वचीय सल्क या प्रसल्क जो है ना पाए जाते हैं। ठीक है, और नहीं देखिए चौथा कह रहा है हृदय समानता 3 प्रकोष्ठ का बना होता है, लेकिन मगरमच्छ मतलब क्रोकोडाइल में जो है ना 4 प्रकोष्ठ का बना होता है। ठीक है, तो हृदय जो समानता जो है ना 3 प्रकोष्ठ का बना होता है। ठीक है, लेकिन मगरमच्छ का जो है ना कितने प्रकोष्ठ का बना होता है? 4 प्रकोष्ठ का बना होता है। ठीक है, और नेक्स्ट लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती है, और निषेचन आंतरिक होता है, ये अंडोत्सर्जन करते हैं। ठीक है, नहीं देखिए क्वेश्चन नंबर 35 कर रहा है बच्चा खेल रहा है इस वाक्य में कौन सा काल है? बताइए। बच्चा खेल रहा है इस वाक्य में कौन सा काल है? बताइए। थोड़ा सा धुंधला लग रहा होगा, लेकिन आगे से जो है ना धुंधला नहीं लगेगा। ठीक है ना, थोड़ा सा PDF जो है ना धुंधला स्कैन हो गया है। बताइए, कह रहा है कि बच्चा खेल रहा है इस वाक्य में कौन सा काल है? बताइए। तो 35 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अपूर्ण वर्तमान है। क्या? अपूर्ण वर्तमान है। तो बच्चा खेल रहा है इस वाक्य में अपूर्ण वर्तमान काल है। ठीक है, आगे कर रहा है क्वेश्चन नंबर 36 कर रहा है स्वागत शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? बताइए। स्वागत शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो 36 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, सु का हुआ। किसका हुआ? तो सु का हुआ। ठीक है, तो कह रहा है स्वागत शब्द में सु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, और सु उपसर्ग से बने कुछ शब्द क्या है? सुजन, सुगम, सुशिक्षित और क्या है? सुपात्र आदि। उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? किसी शब्द के समीप अर्थात पहले आकर नया शब्द बनाना, उसे क्या कहेंगे? उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, और हार शब्द का अर्थ क्या है? पराजय, परंतु इसी शब्द के आगे प्र शब्दांश को जोड़ने से नया शब्द बनेगा, प्रहार बनेगा। प्र प्लस हार क्या है? प्रहार होगा, जिसका अर्थ क्या होता है? चोट करना होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 37 कर रहा है कि निम्नलिखित में से वाक्यांश है उसके लिए एक शब्द की दृष्टि से असंगत विकल्प का कौन सा है? बताइए। कह रहा है निम्नलिखित वाक्यांश एवं उसके लिए एक शब्द की दृष्टि से असंगत विकल्प कौन सा है? बताइए। देखिए पहला क्या है? तो बिना सोचे विचारे किया गया विश्वास क्या है? विश्वास कराता है। ये क्या है? तो क्या है? गलत है। क्या है? यही क्या है? गलत है। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। गायों को पालने वाला गोपाल कहलाता है, बिल्कुल सही है। गोद दिया गया पुत्र दत्तक कहलाता है, बिल्कुल सही है। और किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है, बिल्कुल क्या है? तो सही है। तो B, C, D सही है, लेकिन A क्या है? गलत है। चलिए आगे देखिए। कह रहा है बिना सोचे समझे विचार किए गए विश्वास के लिए जो है ना अंधविश्वास शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो बिना सोचे समझे विचार किए गए विश्वास के लिए अंधविश्वास शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, और अन्य विकल्प क्या है? तो सत्य है। चलिए आगे देखिए। ठीक है, आगे कह रहा महत्वपूर्ण शब्दों के लिए अनेक शब्द क्या क्या है? तो जो सब कुछ जानता हो उसे क्या बोलेंगे? सर्वज्ञ बोलेंगे। ठीक है, जो सदैव रहने वाला शाश्वत बोलेंगे, किसी के साथ संबंध ना रखने वाला निसंग बोलेंगे, और नष्ट होने वाला क्या बोलेंगे? नश्वर बोलेंगे, 2 बार जन्म लेने वाला क्या बोलेंगे? द्विज बोलेंगे, और जंगल में लगने वाली आग को दावानल बोलेंगे, और गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी को अंत्यवासी बोलेंगे, और जो मापा ना जा सके उसे क्या कहें? आप परिमेय बोलेंगे, और जो पहले से पढ़ा ना गया हो उसे आप पठित कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 38 कर रहा है गुजरात में नवीन कौप मृदा को किस नाम से जानते हैं? बताइए। गुजरात में नवीन कौप मृदा को किस नाम से जानते हैं? बताइए। तो 38 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, माटा के नाम से जानते हैं। किस नाम से? माटा के नाम से। ठीक है, तो गुजरात में नवीन कौप मृदा को माटा के नाम से जाना जाता है, और गुजरात में पुरानी कौप मृदा को गोरडू कहते हैं। और मिट्टी का एक बहुकुल प्राकृतिक संसाधन मृदा शब्द की उत्पत्ति जो है ना भौतिक भाषा के शब्द सोलम से हुई है। ठीक है, और नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों का विभाजन 8 प्रकारों में किया है, जो निम्न है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। तो पहला मिट्टी कौन है? जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है, एल्यूवियल सॉइल। तो कह रहा है भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में पाई जाने वाली क्या है? मिट्टी है, जो देश के कुल क्षेत्रफल के लगभग जो है 40% भागों में जो है ना फैला हुआ है। कौन सा? जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, इसी बारे में कह रहा है जलोढ़ मिट्टिया में पोटास, फास्फोरिक अम्ल, चूना व कार्बनिक तत्वों की प्रचुरता होती है, परंतु इसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस की जो है ना कमी पाई जाती है। ठीक है, आगे देख रहा है भूगर्भिक संरचना और संगठन के आधार पर इसे बांगर और खादर में जो है ना वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, प्राचीन जलोढ़ मिट्टी को जो है ना बांगर कहते हैं। देखिए बिहार दरोगा में क्वेश्चन पूछा गया, प्राचीन जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं? बांगर बोलते हैं, और नवीन जलोढ़ मिट्टी को जो है ना खादर कहते हैं। देखिए फर्स्ट शिफ्ट में आया था और सेकंड शिफ्ट में आया था 1275 में। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे करा काली मिट्टी, करा ब्लैक सॉइल। भारत में काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाले लावा के ठंडा होने के उपरांत बेसाल चट्टान के अपक्षय व अपर्दन से हुआ है। काली मिट्टी में लोहा, चूना, एल्यूमिनियम, कैल्शियम प्रचुर मात्रा में होता है, जबकि नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस आदि कमी रहती है। किसमें? काली मिट्टी में। आगे करा काली मिट्टी को लावा मिट्टी, चंद्रोजन मिट्टी, कपासी मिट्टी के नाम से जाना जाता है, और नेक्स्ट करा काली मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। नेक्स्ट करा कि लाल मिट्टी, रेड सॉइल, इसे किसे कहते हैं? तो कह रहा है लाल मिट्टी में जो है इस मिट्टी का निर्माण जलवायु परिवर्तनों के परिणामस्वरूप रवेदार एवं कायांत्रित शैलों के विघटन एवं वियोजन से होता है। ठीक है, आगे कह रहा है कि लाल मिट्टी का रंग लौ ऑक्साइड के उपस्थिति कारण लाल होता है। ठीक है, और नेक्स्ट कह रहा है इस मिट्टी को लाल एवं पीली मिट्टी भी कहते हैं। किसको? लाल मिट्टी को, और इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी रहती है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि लेटराइट मिट्टी, यह मिट्टी मुक्ता जो है ना प्रदीपीय भारत के पठारों के ऊपरी भागों में पाया जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट करा 200 सेंटीमीटर या अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में चूना व सिलिका के निछालन से इसकी उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट लेटराइट मिट्टी का स्वरूप जो है ईंट जैसा होता है। ठीक है, और इस मिट्टी में लौ ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की क्या होती है? प्रचुरता होती है। नेक्स्ट है पर्वतीय मिट्टी, माउंटेन सॉइल। इस मृदा को वर्णीय मृदा कहते हैं। पर्वतीय मिट्टी को जो है ना वर्णीय मृदा कहते हैं, और यह मृदा हिमालय की घाटियों के ढलानों पर 2700 से 3000 मीटर की ऊंचाई के भागों में पाई जाती है। और वर्णीय मिट्टी में पोटास, फास्फोरस, चूने का अभाव होता है। ठीक है,
नहीं देखिए छठा करा शुष्क व मरुस्थलीय मिट्टियाँ। यह मिट्टी शुष्क व अर्धशुष्क क्षेत्रों में अरावली पर्वत और सिंधु घाटी के मध्यवर्ती क्षेत्रों में जो है ना पाई जाती है। कौन सी मिट्टी? शुष्क व मरुस्थलीय मिट्टी, ठीक है। और इस मिट्टी में ह्यूमस व जैव पदार्थ कम मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट 7वां नंबर का क्या है? लवणीय व क्षारीय मिट्टियाँ। एक ऐसा मिट्टियाँ यह एक अंतर क्षेत्रीय मिट्टी है जिसका विस्तार सभी जलवायु प्रदेशों में होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। आगे करा इस मिट्टी में सोडियम मैग्नीशियम की प्रचुरता कारण यह मिट्टी लवणीय तथा कैल्शियम व पोटासियम की प्रचुरता कारण क्षारीय हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है 8वां मिट्टी। तो कह रहा है ना कि पीट एवं दलदली मिट्टियाँ क्या है? तो करा इसका निर्माण, जो पीट एवं दलदली मिट्टियाँ हैं, करा इसका निर्माण अत्यधिक आर्द्रता वाली दशाओं में बड़ी मात्रा में कार्बनिक तत्वों के जमाव के कारण होता है, ठीक है। और यह मुक्ता तटीय प्रदेशों एवं जल जमाव के क्षेत्रों में पाई जाती है। और इस मिट्टी में घुलनशील लवणों की प्रचुरता होती है, परंतु फास्फोरस व पोटास का अभाव होता है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन 39 करा में से कौन सा कंपनी ONGC और इसकी अपतटीय संक्रियाओं के लिए हेलीकॉप्टर की सेवाएं प्रदान करती है? बताइए। करेनिन में से कौन सी कंपनी ONGC और इसकी अपतटीय संक्रियाओं के लिए हेलीकॉप्टर की सेवाएं प्रदान करती है? बताइए। तो 39 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड, ठीक है। तो कह रहा है पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड ONGC और इसकी अपतटीय संक्रियाओं के लिए हेलीकॉप्टर की सेवाएं प्रदान करती है। और नेक्स्ट कह रहा है कि यह जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वोत्तर राज्यों के दूर दराज इलाकों में विशिष्ट स्थानों व दुर्गम क्षेत्रों में परिवहन के लिए हेलीकॉप्टर का उपयोग करता है, ठीक है। और नेक्स्ट है ONGC की स्थापना 14 अगस्त 1956 को हुआ था। और ONGC भारत सरकार की एक क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है जिसका मुख्यालय कहाँ है? देहरादून, उत्तराखंड में है। और नेक्स्ट है ONGC का पूरा नाम क्या है? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन है। ONGC के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार सिंह है। ONGC एक क्या है? भारत कंपनी है। पवन हंस की स्थापना 1985 में हुई थी और यह भारत की जो है ना सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर क्या है? हेलीकॉप्टर सेवा कंपनी है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 40 कर रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? बताइए। तो 40 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, कहाँ है? तो बिहार में, ठीक है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के बिहार राज्य में जो है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में जनसंख्या घनत्व क्या है? सबसे अधिक है, ठीक है। आगे कह रहा है कि भारत में प्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी, परंतु 1881 में अर्थात रिपन के समय प्रत्येक 10 वर्ष में नियमित जनगणना मतलब नियमित दशकीय जनगणना प्रारंभ हुआ था। किसके समय? लॉर्ड रिपन के समय हुआ था। कब हुआ था? 1881 में, ठीक है। नेक्स्ट करा 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। और 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला के साथ प्रदेश बोलेगा तो कौन सा है? दिल्ली है। नेक्स्ट करा कि WC प्लाउडेन भारत के जो है ना प्रथम जनगणना आयुक्त थे, ठीक है। तो WC प्लाउडेन भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त थे। और भारत में विश्व की 17.7% जनसंख्या निवास करती है। और नेक्स्ट करा कि नागालैंड देश का एकमात्र राज्य है जहाँ जनसंख्या वृद्धि दर क्या नकारात्मक रही है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नहीं देखिए आगे करा है कि 1921 ईस्वी को भारत की जनसंख्या का बृहद विभाजन वर्ष ग्रेट डिवाइडेड ईयर्स कहते हैं, ठीक है। वही 1951 को जनसंख्या में भारी वृद्धि के प्रारंभिक वर्ष की संज्ञा दी जाती है। और सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले 3 राज्य कौन है? मेघालय कितना? 7.9%। अरुणाचल प्रदेश में कितना है? तो 26%। बिहार में कितना है? तो 25.4% है, ठीक है। तो कह रहा है सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले 3 राज्य कौन कौन है? मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और क्या है? बिहार है, ठीक है। और न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाले 3 राज्य कौन कौन है? नागालैंड में कितना? -0 क्या है? तो 6% है। केरल में कितना? 4.9% है। गोवा में कितना? 8.2% है, ठीक है। तो सर्वाधिक में बोलेगा तो 3 कौन कौन है? मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और क्या है? बिहार है। और न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाले 3 राज्य कौन है? नागालैंड, केरल और क्या है? गोवा है, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 41 से जो है ना आगे कंटिन्यू करेंगे अगले क्लास में, ठीक है। क्योंकि क्लास जो है ना बड़ा हो जाएगा, क्योंकि अगर डिटेल के साथ सलूशन चाहते हैं तो एकदम बेहतरीन ढंग से करेंगे, लेकिन एक क्लास नहीं 2 क्लास में खत्म करेंगे 100 क्वेश्चन, लेकिन अच्छे से करेंगे ज़्यादा आपका लिए बेटर होगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन आए और 1 घंटा में करवा दिए, ये जो है ना आपके लिए सही नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए आगे जो है 41 नंबर क्वेश्चन आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए सारा जो है डिटेल देखिए दिया हुआ है, देखिए 41 नंबर क्वेश्चन का देखिए कितना डिटेल दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से जो है अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोग को जो है क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसका PDF के लिए सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दिया हुआ राहुल स्टडी ग्रुप के नाम से, उसमें 19,000+ मेंबर है, उसी में जो है ना ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको PDF टेस्ट सारा कुछ उसमें करवाया जाता है, करंट अफेयर सब कुछ करवाया जाता है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे सब कुछ आपको मिलेगा, ठीक है। उसको ज्वाइन कर लीजिएगा और क्लास के बारे में एक अच्छा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। और सभी लोग के पास जो है क्लास का लिंक शेयर जरूर कीजिएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। देखिए आगे का क्लास जो है कंटिन्यू करेंगे अगले क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।